अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूनिक आइटम्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन क्विज़ कैसे बेहतर तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो के एंड पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट के तौर पे। 3-4 क्वेश्चंस हम एट द लास्ट ऑफ द वीडियो हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्विज़ क्यों दिया गया है। तो क्विज़ देने का पर्पज़ ये है कि आप जो वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनसे कुछ आप नॉलेज गेन करते हैं। तो आपका नॉलेज चेक करने के लिए आपको एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप आपको एक क्विज़ दिया जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि आपने वर्कशॉप से कुछ सीखा है या नहीं सीखा। तो अगर आप क्विज़ को सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको उस कोर्स कोड में फ़ेल कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्विज़ को आप अटेम्प्ट करें और उसको आप पास भी लाजमी करें। तो जैसे आपके वर्कशॉप के आपके जो असाइनमेंट्स के पासिंग मार्क्स होते हैं या एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स होते हैं, तो होपफुली उसी तरह आपको क्विज़ में भी पासिंग मार्क्स उसी हिसाब से दे दिए जाएंगे। तो बहरहाल मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने क्विज़ स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है। तो उससे पहले ये है कि आपके पास एक बेहतर इंटरनेट कनेक्शन होना लाजमी है। तो आपको अगर दरमियान में आपकी इंटरप्शन हो जाती है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि सेकंड अटेम्प्ट में आप क्विज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उसको आपने करना लाजमी है। तो बिफोर स्टार्टिंग आपने इंश्योर करना है अपना इंटरनेट कनेक्शन, अपना जो है ना बैटरी एट्सेट्रा को आपने इंश्योर करना है। उसके बाद आपने क्विज़ को स्टार्ट करना है। तो क्विज़ को करने का जो तरीका है तो आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताता हूँ और फिर प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले आपने क्विज़ में जो ईजीएस्ट क्वेश्चन है उसको आपने सबसे पहले करना है। क्विज़ को आपने 3 फेजेस में करना है। फर्स्ट फेज़ में आपने ईजीएस्ट द फर्स्ट आपने वो करने हैं क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा आसान हो। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर 20 मार्क्स का क्विज़ है तो आप कम से कम 7-8 क्वेश्चंस आपने जो ईजीएस्ट होंगे वो आप इजीली जो है ना पहले फेज़ में आप कर लेंगे। बाकी के जो 10-12 क्वेश्चंस होंगे तो उनको किस तरीके से करना है वो हम नेक्स्ट जो है ना दूसरे फेज़ में जाएंगे। तो दूसरे फेज़ में आपने जो आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, आपने जो वर्कशॉप अटेंड की है, आपने कंटेम्पलेशन करनी है, थिंकिंग करनी है, आपने सोचना है, उस नॉलेज को आपने यूटिलाइज़ करना है और क्विज़ को समझना है आपने। और इसके अलावा अगर आपको उस क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आपने गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करना है। सवाल को आपने ईजी करके उर्दू में उसको समझना है। और फिर उसके जो डिस्ट्रैक्टर्स होंगे, एक क्वेश्चन के आगे जो एमसीक्यूज़ के जो डिस्ट्रैक्टर्स दिए जाते हैं, ABCD जो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनको आपने सॉर्ट आउट करना है। 4 में से डेफिनेटली कोई 1-2 ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो कि जिनको आपने सॉर्ट आउट करके अलग कर देना है, जो कि जवाब जो है ना मुमकिन है जवाब नहीं हो सकता। तो आपके पास 1 या 2 कम से कम आपके पास जो डिस्ट्रैक्टर्स या ऑप्शंस आपके पास बच जाते हैं। तो उनमें से आपने फिर फाइनल 2 में से आपने सोच के तो जवाब निकालना है और जो राइट आंसर होगा उसको आपने टिक करना है। तो ये तरीका होता है कि आपने जो है ना पहले उन ऑप्शंस को अलग कर देना है जो कि बिल्कुल ही जो है ना जो सवाल से मुतल्लिका नहीं होते। तो आपके पास एट द एंड जो है ना एक ऑप्शन रह जाते हैं जिनमें आप कंफ्यूज होते हैं। तो उनके ऊपर फिर आपने अपना नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को फिर जो है तो ये यूज़ करना है और डिफरेंट वेज आपने यूज़ करने कि कैसे आप उसका जवाब फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड एंड फाइनल स्टेज में आपके पास 5-6 MCQs बच जाएंगे जिनमें आपने अपनी लक को ट्राई करना है कि आपकी लक कितनी है, कैसे आप उसको बेहतर तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेकिन उसमें आपने क्विकली तमाम जो काम है उसको कंप्लीट करना है। आपने पूरा टास्क आपने मुकम्मल करना है, कोई भी सवाल आपने छोड़ना नहीं है। चूँकि बेशक आप उसमें अपनी लक को आजमाएं, आप वैसे टिक कर दें, लेकिन क्या है कि आपने सवाल को छोड़ना नहीं है। चूँकि इसमें आपकी लक भी काम आ सकती है। तो 4-5 जो सवाल होंगे तो उनमें आपने थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ के, तो आपके पास टाइम भी कम होगा क्योंकि सेकंड फेज़ में आपने टाइम ज़्यादा आपने लगाना है। फर्स्ट फेज़ में और लास्ट फेज़ में आपने कम टाइम लगाना है, सेकंड फेज़ में आपने ज़्यादा टाइम लगाना है। तो लास्ट फेज़ में आपके पास टाइम भी कम होगा, तो इसलिए आपने उनके जवाब जो है ना दे देने आप लोगों ने। तो इस तरह से आपके 3 फेजेज़ में आपका जो MCQ है वो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपके सामने कुछ जनरल पेडागोजी के क्विज़ के क्वेश्चंस आपके सामने मैं अभी जो MCQs पेडागोजी के डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इससे आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप सॉर्ट आउट करते हैं आंसर्स को। तो ये एजुकेशन के या पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस हैं।
तो एक सवाल है कि एट द बिगनिंग ऑफ ए कोर्स लर्निंग आउटकम्स शुड बी डिस्कस्ड विद। आपको पता है कि कोर्स के स्टार्ट में एट द बिगनिंग ऑफ ए कोर्स आप जो स्टार्ट करते हैं ना पढ़ाना, तो उससे पहले आपने क्या करना होता है, जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं, जो लर्निंग आउटकम्स मीन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। आप किसके साथ डिस्कस करेंगे? डेफिनेटली पढ़ाना आपने बच्चों को है तो टीचर्स के साथ करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ या प्रिंसिपल के साथ। तो अब जो आपके लर्निंग आउटकम्स हैं वो आपको पता ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स वो बच्चों के मुतालिक होते हैं ना कि एट द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, बच्चे इस काबिल हो जाएंगे। आप उनको बताएंगे ना कि इस लेसन के बाद हम ये सीखेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ आपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करनी है। तो इस तरह जो है ना, तो इसका राइट आंसर ये सी स्टूडेंट आ जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारे पास कि ईमेल लिस्ट सर्व्स एंड इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर आर द कंपोनेंट्स ऑफ डैश लर्निंग। आपकी जो ईमेल है, लिस्ट सर्व्स हैं या इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर्स हैं, कंप्यूटर बेस्ड जो आपकी जो टीचिंग की जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो कंपोनेंट्स ऑफ डैश लर्निंग किस तरह की लर्निंग के कंपोनेंट्स हैं? क्लासरूम के, डिस्टेंस लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग या कलेक्टिव लर्निंग, ठीक है। तो जो आपको पता है कि क्लासरूम में आपने ईमेल्स किस लिए यूज़ करनी है, ठीक है, तो कोलैबोरेटिव या कलेक्टिव जो लर्निंग होती है वो भी विद इन अ क्लासरूम होती है। तो इसलिए अब देखें इसमें हम जो आपके जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, उनको हम सॉर्ट आउट करते जा रहे हैं। क्लासरूम में ये ईमेल्स लिस्ट सर्व्स तो नहीं यूज़ होंगी, ठीक है, कोलैबोरेटिव। अब सॉफ्टवेयर्स जो इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर्स होती हैं उनसे मुराद ये होती है ना कि आपने किस तरह से इंस्ट्रक्शन देनी है, तो कैसे आपने इंटरेक्ट करना है स्टूडेंट्स के साथ, आपने कम्युनिकेट करना है। तो कम्युनिकेशन के लिए जो इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर्स होती हैं तो वो डेफिनेटली डिस्टेंस लर्निंग, जहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स सेपरेटेड होते हैं, एक जगह पे वो नहीं बैठे होते, तो टीचर अलग होता है, स्टूडेंट भी उसके दूर होते हैं उनसे। तो इसलिए फिर ईमेल के ज़रिए और इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए, जैसे आप जूम के ज़रिए क्लास अगर लेते हैं, तो इस तरह से जो है ना, तो ये डिस्टेंस लर्निंग में ये चीज़ इस्तेमाल होती है, ये वाली चीज़ें। तो राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। द ग्रेटर द एम्फेसिस ऑन डैश इवेल्युएशन एंड ग्रेडिंग, जितना ज़्यादा आपका किस तरह की इवेल्युएशन या ग्रेडिंग के ऊपर जोर होगा, द मोर स्टूडेंट्स विल फोकस ऑन परफॉर्मेंस गोल्स रादर देन मास्टरी। तो जितना ज़्यादा आपका जोर कौन सी इवेल्युएशन पे होगा, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फोकस ऑन परफॉर्मेंस गोल्स रादर देन मास्टरी, तो बच्चे परफॉर्म बेहतर करेंगे, ठीक है। तो आपका जो है ना, अब देखें ग्रेटर द एम्फेसिस ऑन डैश इवेल्युएशन एंड ग्रेडिंग। अब देखें ग्रेडिंग कहाँ पे होती है, ग्रेडिंग आपकी कब होती है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में होती है, समेटिव में होती है, कम्युनिकेटिव में या कम्पिटिटिव में। अब देखिए मोस्टली जो कम्युनिकेटिव और कम्पिटिटिव कोई टाइप्स नहीं है इवैल्यूएशन की, ये आपकी समेटिव और फॉर्मेटिव दो टाइप्स होती हैं इवैल्यूएशन की। तो ग्रेडिंग आपको पता है कि समेटिव इवैल्यूएशन के बाद होती है, यानी कि जो सम अप के तौर पे ये यूज़ हो रहा है ना वर्ड, तो एग्ज़ाम्स के बाद आपकी ग्रेडिंग होती है, तो ये समेटिव इवैल्यूएशन के बाद आपकी ग्रेडिंग होती है। तो जितनी ज़्यादा आपका एम्फेसिस होगा समेटिव इवैल्यूएशन या ग्रेडिंग के ऊपर, तो बच्चे ज़्यादा परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे। तो इसमें फिर जो है ना फॉर्मेटिव, आपको पता है ऑनगोइंग जो इवैल्यूएशन होती है क्लासरूम में पढ़ाने के बाद, आप जब बच्चों का टेस्ट वगैरह लेते हैं तो वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है। तो समेटिव इवैल्यूएशन एट द एंड होती है, उसके बाद आप बच्चों को पास फेल करते हैं, ग्रेड देते हैं, तो ये इस मकसद के लिए ये इस्तेमाल होती है। तो इस तरह से हमने इनको सॉर्ट आउट कर दिया एमसीक्यूज़ को, तो ये हमारा राइट आंसर सी या समेटिव इवैल्यूएशन आ जाएगा। तो ये था आज की डिस्कशन, जिसमें हमने देखा है कि कैसे हम बेहतर तौर पे क्विज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो हमने प्रैक्टिस सेट की है, तो इस प्रैक्टिस सेट का मकसद भी यही था कि जो है ना सेकंड फेज़ में आपने कैसे कंटेम्पलेशन थिंकिंग से आपने क्विज़ को सॉल्व करना है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट जो है ना प्रैक्टिस सेट में आपके इंशाल्लाह मुलाकात होगी, कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।